हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए आज के इस सेशन में डिस्कस करते हैं 14, 15 और 16 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो 3 दिन का वीडियो होगा जो कि एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करेंगे उसके पहले एक प्रश्न है आप सभी लोगों से, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो फटाफट आप लोग जो है आंसर करना स्टार्ट करिए और ये बताइए कि व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे कहते हैं ईवीएम, तो भारत में ईवीएम का पहला प्रयोग कब किया गया था। तो ये हैं आपके ऑप्शन, तो उत्तर देना आप शुरू कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है। तो आंसर है 7.9%, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, जो मॉर्गन स्टैनली है यह अमेरिका की एक ब्रोकरेज कंपनी है। इसने 2022-23 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों पर रूस यूक्रेन संघर्ष के असर को देखते हुए यह बदलाव किया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों ने भारत में मुद्रास्फीति के अनुमान को भी बढ़ाकर 6% कर दिया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे का सबसे ऊपरी स्तर है। अच्छा, मॉर्गन स्टैनली के उलट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल जो है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जो वृद्धि दर है जीडीपी का, उसे 7.8% पर ही बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि फरवरी माह की जो कंप्लीट मासिक ई बुक पत्रिका है, अगर इसे आप पाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट जाकर चेक कर लीजिएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NFRA के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय भूषण पांडे। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को 3 साल के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि NFRA का चेयरमैन बनाया है। तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए रहेगा? इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष के लिए। और यहाँ पर याद रखिएगा कि अजय भूषण पांडे राजस्व सचिव बनने से पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। हाल ही में मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। तो इस योजना को किस राज्य ने स्टार्ट किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। चा का मतलब यहाँ पर चाय से है, ठीक है। तो बस याद रख लेना कि जो त्रिपुरा के चाय श्रमिक हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है त्रिपुरा के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना को त्रिपुरा में 7,000 चाय बागान श्रमिकों को इससे लाभान्वित किया जाएगा और इसके लिए कुल 85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं त्रिपुरा सरकार के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये है त्रिपुरा। मैप में आप देख सकते हैं ये त्रिपुरा है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी सीमाएं जो है वो असम से भी लगती हैं और मिजोरम से भी लगती हैं। तो त्रिपुरा जो है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। उसके मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब हैं। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत मोहंती हैं। कुल मिला के 8 जिले हैं और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। हाल ही में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में किस कंपनी को पहला पुरस्कार दिया गया, यानी कि पहला स्थान दिया गया है? तो क्रमशः यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला स्थान मिला है वो IOCL को मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, IOCL को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कारों में पहला स्थान मिला है। श्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार वितरित किए हैं और वार्षिक प्रकाशन भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2020-21 का विमोचन भी किया है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। पखवाड़ा के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और अधिक प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पखवाड़े के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार गठित किए गए हैं। कार्यक्रम में अपने प्रदर्शन के आधार पर IOCL पहले स्थान पर है, ONGC दूसरे स्थान पर है और HPCL तीसरे स्थान पर है।
तो जरूर याद रखिएगा IOCL, उसके बाद आता है स्थान ONGC का, फिर आ जाएगा HPCL का। और अगर बात करें फ्रेंड्स हम IOCL के बारे में, तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके जो MD हैं कौन है, महादेव वैद हैं। और उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसने लगाया है, IOCL ने लगाया है। और HPCL की जो CMD हैं उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी, और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया है, तो देश का पहला जो ड्रोन स्कूल है ये खोला गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, यानी कि विकल्प C यहाँ पर करेक्ट है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर इस ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में कुल 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे, इसमें एक तो ग्वालियर में होगा, दूसरा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही पहला ड्रोन मेले का आयोजन भी हुआ था, याद रखना। और भारत की जो पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब है वो केरल में बनी है। इंद्रजाल यह एक ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है जिसको बनाया गया है हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स नामक संस्थान के द्वारा। भारत के किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन C, तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लागत है 150 करोड़ रुपए, इसकी क्षमता होगी 42 मिलियन प्रति वर्ष, और साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से इसे लगाया गया है। मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के, MK स्टालिन हैं, गवर्नर हैं RN रवि। और याद रखना कि नेशनल डुकैम कंजर्वेशन सेंटर इसे भी तमिलनाडु में ही स्थापित किया गया है। अब ये जो डुकैम होता है इसे समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में कितने भारतीय हवाई अड्डों को जगह मिली है, तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो एयरपोर्ट सर्विस ASQ सर्वेक्षण किया गया है उसमें भारत के कुल 6 हवाई अड्डे शामिल हैं, तो ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट है। तो याद रखना कि इसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, अहमदाबाद और चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। हाल ही में IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन, देवाशीष पांडा। तो ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट है। केंद्र सरकार ने पिछले कई माह से रिक्त पड़े भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा के अध्यक्ष पद के लिए देवाशीष पांडा का चयन किया है। एडा में अध्यक्ष की जो कुर्सी थी वो मई 2021 से ही खाली थी। एडा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष सिंह खुंटिया मई 2021 में रिटायर हुए थे, उसके बाद इस स्थान पर आए हैं देवाशीष पांडा, याद रखना इसको। और वित्त सेवा विभाग में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं भी देवाशीष पांडा जो है वो दे चुके हैं। अच्छा, एडा की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में है। हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गई, यानी कि विश्व कप जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट ले चुकी हैं भारत की ये क्रिकेटर हैं, और इनका नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं कुल मिला के अगर देखा जाए तो 4 विकल्प हैं, इसमें सही जवाब है झूलन गोस्वामी, जो कि कहाँ से हैं, बंगाल से हैं। तो झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने के ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टन के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। फुलस्टन के कुल 39 विकेट थे, लेकिन अब 39 साल की झूलन 40 विकेट के साथ नंबर 1 गेंदबाज बन गई हैं। विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में झूलन और लिन के बाद कैरोल होजेस 37 विकेट, क्लेयर टेलर 36 विकेट और कैथरीन फिट्जपैट्रिक 33 है। तो यहाँ पर पहला स्थान जो है वो झूलन गोस्वामी का है, याद रखना इसको भी, और दूसरा स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलस्टन का है। बस 2 ही नाम आपको याद रखने हैं। और ये भी याद रखना कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जो चल रहा है न्यूजीलैंड में वर्तमान में, तो अपने तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 155 रन से हराया था। कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, तो आंसर है इसका ऑप्शन A यानी कि गुजरात।
तो महाराष्ट्र के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया और इसी दौरान ये जानकारी उन्होंने प्रदान करी है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में है। याद रखना कि भारत की जो पहली वाटर टैक्सी सेवा स्टार्ट हुई मुंबई में ही हुई है। टॉम इंडेक्स जो जारी किया गया था, तो इसमें भारत का जो महाराष्ट्र है ये विश्व में 5वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक ट्रैफिक की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। मुंबई जो है किस द्वीप पर स्थित है? कई बार एग्जाम में आता है, तो ये सालसेट द्वीप पर है। थालघाट दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में है। और भोरघाट, दो दर्रे हैं जो कि मुंबई को टच करते हैं, थालघाट और भोरघाट। तो थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है और भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, सीजे हैं दीपांकर दत्ता। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई है प्रभा नरसिम्हन, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही है। और ये राम राघवन का जो स्थान है उसको ग्रहण करेंगी। तो कोलगेट पामोलिव की स्थापना हुई थी 1806 में। मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है इसको गांधीनगर गुजरात में खोला गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। याद रखना फ्रेंड्स कि सरकार ने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को अपग्रेड करके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम दिया है और यह एक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय के रूप में काम करेगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में गुजरात सरकार ने की थी। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि RRU के बारे में आपको बता दें तो RRU की स्थापना पुलिस, आपराधिक न्याय तथा सुधार प्रशासन के विभिन्न स्कंदों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए किया गया था। और RRU ने 1 अक्टूबर 2020 को अपना संचालन शुरू किया है। तो याद रखना कि जो RRU है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है, गुजरात में। और गांधीनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रक्षा विश्वविद्यालय और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तीनों हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रक्षा विश्वविद्यालय तथा फोरेंसिक विज्ञान में विश्वविद्यालय जो है, तो इन संबंधित क्षेत्रों में समग्र शिक्षा का निर्माण करने के लिए नियमित रूप से संयुक्त संगोष्ठियों के माध्यम से इन संस्थानों के मध्य तालमेल की आवश्यकता है। VDEM द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत की रैंक क्या है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत की रैंक क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारत की रैंक है 93rd, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में स्थान मिला है और 179 कंट्रीज में लिबरल डेमोक्रेसी सूचकांक LDI में 93rd पोजीशन मिली है। तो यहाँ पर याद रखना कि जो LDI होता है, लिबरल डेमोक्रेटिक सूचकांक, इसमें सभी देशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, ठीक है। और इसमें जो टॉप 3rd कंट्रीज हैं, स्वीडन पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? स्वीडन स्थित VDEM यानी कि गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय। डिजिटल भूमि दस्तावेजों की डोर स्टेप डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो राजस्व संबंधी आपके दस्तावेज हैं उनको डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट से आपके घर तक भेजा जाएगा। कहाँ पर? तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन या फ्रेंड्स बिहार। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, बिहार। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि डिजिटल राजस्व और भूमि अभिलेखों के लिए आपको आवेदन भर कर देना है, वो भी ऑनलाइन। इसके बाद स्पीड पोस्ट से ये जो चीज़ें हैं वो आपके घर पहुंच जाएंगी। और याद रखना कि बिहार दिवस भी आने वाला है जो कि 22 मार्च को मनाया जाएगा। बिहार की स्थापना हुई थी 1912 में, ठीक है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तान रहने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो है ICC का जो वुमेन वर्ल्ड कप चल रहा है वो न्यूजीलैंड में चल रहा है, तो याद रखना कि कुल मिला के 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं कौन? भारतीय क्रिकेट टीम की जो कप्तान है मिताली राज, लगभग 40 साल की हो चुकी हैं। 1999 में इन्होंने पदार्पण किया था और सबसे ज़्यादा मैचों में, वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में
ये कप्तान रह चुकी हैं। तो बतौर कप्तान मिताली राज ने कुल 24 मैच खेले हैं। मिताली ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड 23 मैचों से तोड़ा है। मतलब 23 मैच खेले हैं किसने? बेलिंडा क्लार्क ने। 24 मैच खेल लिया है अब तक मिताली राज ने, तो याद रखना है इसको भी। और हाल ही में 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर भी यही बनी है। और अभी तक ये जो रिकॉर्ड है, एक तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, दूसरा पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के नाम है, उसके बाद तीसरा नाम आता है मिताली राज का। और मिताली ओवरऑल वनडे वर्ल्ड कप पुरुष महिला में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी भी हैं। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 23 वनडे खेले थे। और मिताली राज के करियर को अब 21 साल हो चुके हैं। उन्होंने 1999 में डेब्यू किया था और वो 2 दशक तक खेलने वाली इकलौती महिला क्रिकेटर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो चल रहा है जर्मन ओपन सुपर 300, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। किसने जीता है? कुल्लावुत बिदिर्सान ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उपविजेता कौन बने हैं? भारत के लक्ष्य सेन। और कुल्लावुत बिदिर्सान ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये थाईलैंड के हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 को जीता है किसने? थाईलैंड के कुल्लावुत बिदिर्सान ने। उपविजेता बने लक्ष्य सेन जो कि भारत से हैं। महिला एकल का खिताब जीता है चीन की ही बिंगजियाओ ने। ही बिंगजियाओ। पुरुष युगल का खिताब जीता है मलेशिया के गो इज़ेफी और नूर इजुद्दीन ने। महिला युगल का खिताब जीता है चीन की किसने? जिया इफान और चेन किंगचेन ने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में। और ये 2022 में 69वां संस्करण था बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, ये बताओ आप लोग कि जो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस होता है वो कब होता है? आगे मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल अभी आप गेस करो और फटाफट कमेंट करो। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस ये अभी हाल ही मनाया गया, कब? 14 मार्च को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, इसको जो है एक नाम और दिया गया है और ये नाम है पाई डे। ठीक है, इसे प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनाइट्स, गणितीय एकता। अब आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस होता है, रामानुजन का जन्मदिन होता है उसी दिन, ये होता है भारत में 22 दिसंबर को। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, अभी तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 30 बॉल में अर्धशतक बनाने वाले जो खिलाड़ी थे, ये कपिल देव थे। 1982 में उन्होंने ये कारनामा किया था। लेकिन अब ऋषभ पंत, ऑप्शन बी याद रखना कि ये मात्र 28 गेंदों में ही 50 रन बनाने वाले सबसे तेज जो खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट के। तो याद रखना इसको, ऋषभ पंत, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो गया ये। तो भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में खेले जाए गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत सिर्फ 28 बॉल में अर्धशतक लगवाकर कपिल के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। और ऋषभ पंत अभी हाल ही में इनको मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। ये जो सीरीज चल रही है पिंक बॉल टेस्ट मैच भारत और श्रीलंका के बीच, और श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो फ्रेंड्स, लगातार चौथे वर्ष है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट बन गया है दिल्ली का कौन सा? IGI, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यहाँ पर याद रखना कि ACI मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में IGI को बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से चौथी बार सम्मानित किया है। ACI ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ के आधार पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह पुरस्कार प्रदान किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो देखो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात में। तो विकल्प ए यहां पर करेक्ट है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो खेल महाकुंभ होता है ये गुजरात सरकार का वार्षिक खेल प्रतियोगिता है और 11वां जो खेल महाकुंभ है इसका आयोजन 2022 में हो रहा है।
और इस खेल मंत्री कौन है भारत में वर्तमान में? अनुराग ठाकुर हैं। गुजरात की बात कर रहे हैं तो गांधीनगर राजधानी है। भूपेंद्र पटेल सीएम है। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न और कुल मिला के 3 दिन हमने कंप्लीट किया कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। इसी के साथ अब बारी है शुरू में जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था उसको आंसर करने की। तो मैंने आपसे पूछा था कि भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? इसका आंसर है 1982 में। और इसे जो है 1982 में केरला के एक बाई इलेक्शन में जो कि हुए थे नॉर्थ पैरावूर असेंबली में, वहीं पर सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। हालांकि भारत में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पहली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ईवीएम मशीन लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। और पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। हैव ए ग्रेट डे।